नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार शिक्षक भर्ती जो आने वाली है 2.0, उसमें अगर आप टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का आप हिंदी विषय का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो वीडियो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग बिहार बोर्ड के जो पुस्तक है गोधूली कक्षा 10 की, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें गोधूली भाग 2 की जो गद्य खंड है उसी को हम लोग देखेंगे और अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पद्य खंड देख लेंगे। तो 2 भागों में मैंने वीडियो को जो है विभाजित किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और उसका MCQ का जवाब दे सकें। तो इसमें जो है हम लोग गद्य खंड को देखेंगे, यानी कविता को इसमें हम नहीं देखेंगे। इसमें हम लोग कहानी को और निबंध को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गद्य खंड गोधूली भाग 2 कक्षा 10 यानी कक्षा 10 की जो गोधूली पुस्तक है उसी को हम लोग इसमें गद्य खंड को देखने वाले हैं, यानी कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, रेखाचित्र आदि चीज़ें जो गद्य में आती है उसी को हम लोग देखेंगे और अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पद्य के देखेंगे यानी कविता को देखेंगे। तो मैंने इससे 2 वीडियो में बनाने का कोशिश किया है ताकि चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो आज जो वीडियो है वो गद्य खंड है। तो अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा दें 249 रुपये का, जो नहीं करवाए हैं, ताकि आपको PDF प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि समय बहुत कम है तो आप लोगों को नोट्स का रिवीजन करना अति आवश्यक है ताकि एक ही जगह सारी चीज़ों को समाहित किया जा सके। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो 249 रुपया फ़ोनपे करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको PDF दे दिया गया है वो जो है रिवीजन करते रहें ताकि आप लोगों का अच्छा से तैयारी हो सके। आज जो है दीपावली है तो आप लोगों को जो है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपकी मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर। यानी भीमराव अंबेडकर की ये एक भाषण है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर आधारित है। शीर्षक का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले लेखक परिचय को देखते हैं। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 1956 में बाबा साहेब का निधन हो जाता है। बाबा साहेब ने अपने अनेक जो है पुस्तक लिखी। प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, इनहिरेशन ऑफ कास्ट। ये जो है उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं और भी कई पुस्तकें लिखे हैं जिसको आप लोगों को देखना चाहिए। अब हम लोग जो है श्रम विभाजन में क्या चीज़ का वर्णन हुआ है उस पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है ताकि परीक्षा में जहाँ से भी प्रश्न आए हम लोग अच्छे से जवाब दे सकें। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। चीज़ों को उतना ही बताया गया है जितना परीक्षा में पूछे जा सके। तो आप अगर 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का या 11 to 12 का, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है कहीं से भी पूछा जा सकता है। BPSC है तो अपने से ऊंचे लेवल का पूछता है और नीचा पे भी आ जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन में। तो सारी चीज़ों को आपको देखना है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत आरेख में वे भारतीय जो समाज है में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा व मानवीयता का नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्रकृति का भी यहाँ एक संभ्रांत विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आरेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी इस जो निबंध है
आरेख है इसमें सर्व विभाजन यानी जाति प्रथा का जो विध्वंस है उसी को दिखाया गया है, और सर्व विभाजन के आधार पे उसका जाति निर्धारण किया गया था। यही सारी चीज़ों को दिखाया गया है। जो रूढ़वादी पूर्वग्रहों से ग्रसित हुए उसी को यहाँ दिखाने का प्रयास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते हैं। आरेख के रचनाकार भीमराव अम्बेडकर हैं। चलिए अगला अध्याय को हम लोग देखते हैं। दूसरा अध्याय है विष के दांत। ये कहानी है नरेंद्र बिलोचन शर्मा का। तो दूसरा अध्याय में विष के दांत हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है नरेंद्र बिलोचन शर्मा के बारे में जानते हैं, लेखक परिचय में देखते हैं। तो नरेंद्र बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष होते हुए मृत्यु पर्यंत यानी 12 सितंबर 1961 तक इस पद पर बने रहे। यानी मृत्यु के बाद तक जो है इस पद पर बने रहे थे ये पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष। ये नकेनवाद में शामिल थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य तत्व और आलोचना आदि, प्रस्तुत कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक जो कहानी संग्रह है से दी गई है। यानी विष के दांत जो कहानी है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से उद्धृत किया हुआ है। चलिए हम लोग जो कहानी को समरी है यानी सारांश है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से फंस सके। विष के दांत नामक कहानी के लेखक श्री नरेंद्र बिलोचन शर्मा हैं। अपने लेख में उन्होंने सामंती मानसिकता वाले एक धनी परिवार और उस पर आश्रित एक गरीब परिवार का चित्रण किया है। कहानी में सेन साहब और उनकी पत्नी को कठोर अनुशासन का पालन करते हुए दिखाया गया है। उनके परिवार में 5 लड़कियों के बाद एक लड़के का जन्म होता है। लड़कियों पर अनुशासन का डंडा बहुत सख्त चलता है, जिससे ऐसा लगता है मानो लड़कियां मिट्टी की मूर्ति बन गई हो। लड़का एक ही परिवार में सबसे छोटा है। घर का सारा अनुशासन, नियम कायदे सब उसके लिए फेर है। लाड प्यार में वह शरारती हो गया है। वह अभी 5 साल का है, लेकिन वह अपने नौकरियों बहनों आदि को छूता है। यानी कम एज में ज़्यादा जो एज के बच्चे हैं वैसा कानून वाली बात बोलता है। एक दिन सेन साहब ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। उनका एक पत्रकार मित्र भी था। उसके साथ एक छोटा लड़का भी था जो कासू की उम्र का था। बातचीत के दौरान किसी ने उस लड़के के बारे में जानकारी चाहे, लेकिन सेन साहब अपने बेटे खोखा के बारे में बात करने लगे। इसे इंजीनियर कराना होगा और बोलता गया। सेन साहब का अपने बेटे खोखा के प्रति व्यवहार बदल गया था। गिरधर राज उनके परिसर में रहते थे। उनका छोटा बेटा मदन था जो खोखा की उम्र का था। एक दिन कारगंदी कर रहा था। रात को सेन साहब ने गिरधर को बुलाया और खूब डांटा। फलस्वरूप गिरधर राज ने अपने पुत्र मदन को बहुत पीटा। रात को सोते समय सेन साहब मदन के रोने की आवाज़ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन कासू बाबू बगल की गली में खेलने चले गए, जहां मदन व अन्य लड़के डांस कर रहे थे। खोखा ने बड़े गर्व से मदन से लट्टू मांगा। जब उससे बात नहीं बनी तो उसने मदन को मुक्का मार दिया। बदले में मदन ने भी उसे मुक्का मारा और कासू बाबू के 2 दांत टूट गए, यानी जहर के दांत टूट गए। या इसी जो इसका अर्थ है विष के दांत, यानी जो दांत टूटा है बच्चा का, सेन साहब के जो बच्चे रहते हैं कासू, वो उसी को जो है विष का दांत कहा गया था। इसी से कहानी का आप जो है सार्थकता समझ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर। तीसरा अध्याय है भारत से हम क्या सीखें। ये जो है आरेख है उसके रचनाकार मैक्स मूलर हैं। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 1823 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पर अनुवाद भी किया। सन 1900 में निधन हो गया। यानी ये जो है अनुवाद किया था भारतीय रचनाओं को, उसी में जो है भारत से हमने क्या सीखा को दिखाया गया है। प्रस्तुत आरेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अभिकर रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। चीज़ों को आपको 2-4 बार देखना है ताकि आपके दिमाग में बैठ सके कि किसका संबंध किससे है। भाषण में मैक्स मूलर ने भारत की प्राचीन और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है
और ग्रहण करती आई है। उनके लिए यह भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेश देशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्रकृति वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। इसके जो रचनाकार है अरेख के मैक्स मुरर हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। यहाँ पात्र परिचय दे सकता है कि पाठक जो शीर्षक है उसके रचनाकार कौन है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा अध्याय है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं चौथा अध्याय में दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1979 में उनका निधन हुआ। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। इनकी प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कर्परता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। आलोक पर्व के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं में क्या चीज़ें दिखाई गई है उस पर हम लोग विचार करते हैं। प्रस्तुत ललित निबंध में लेखक बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक ओर नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाग जगाती है। इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक आलोचक है, समालोचक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। नाखून क्यों बनते हैं ललित निबंध है, आपको देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन में बताया गया है प्रस्तुत ललित निबंध, यानी ये एक ललित निबंध है। पूछा जा सकता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग जो है दीपावली पर्व मना रहे हैं, हमें खुशी है, लेकिन आप लोगों का असली दीपावली तब होगा जब आप लोग रिजल्ट अच्छे कीजिएगा, रिजल्ट आप लोग जो है बना पाइएगा। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि दीपावली पर्व को मनाइए, लेकिन समय निकालकर अपने स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपका असली पर्व तभी होगा जब आप रिजल्ट को प्राप्त कर पाइएगा, अपना मेरिट बना पाइएगा। तो आप लोग जो है समय निकालकर जो है अध्ययन में ज़्यादा फोकस करें ताकि आप लोगों का रिजल्ट हो सके, क्योंकि जिसका नौकरी रहता है समाज में उसी को ज़्यादा जो है प्रतिष्ठा मिलता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि समय निकाल कर नोट्स का जो है गहरी अध्ययन करें और चीज़ें को अच्छे से समझें ताकि आपका रिजल्ट हो सके। इस बार जो है कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, सीटें लेकिन बढ़ने से कुछ जो है रियायत दी गई है, तो आप लोगों को इससे ज़्यादा जो है मेहनत की आवश्यकता है ताकि आप लोग अच्छे रिजल्ट कर सकें। तो आप लोग जो है पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। 5वां अध्याय जो है नागरी लिपि, ये जो निबंध है गुनाकर मुरे द्वारा लिखा गया है। तो गुनाकर मुरे का जन्म 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। 2009 में जो है मुरे जी का निधन हो जाता है। उनकी 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इनकी प्रमुख रचना है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, अक्षर कथा आदि। प्रस्तुत जो निबंध है भारतीय लिपियों की कहानी से दिया गया है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्योंकि चीज़ें को जो टाइप करता है हिंदी के जानकार नहीं है अच्छा, तो टाइपिंग कहीं अशुद्धि रह जाती है, तो उसको जो है PDF में सुधार दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये चिंता नहीं करने की बात है कि टाइपिंग थोड़ा सा कहीं कहीं हो जाता है, प्रूफ रीडिंग में समय बहुत कम मिल पाता है, तो उसी में जो है कहीं कहीं त्रुटि रह जाती है, तो PDF में आपको सुधार कर दिया जाएगा। नागरी लिपि में क्या दिखाया गया है, तो इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास रूप की स्पष्ट की गई है रूपरेखा। यह हमारे लिपि की प्राचीनता और व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रभावपूर्ण शैली में प्रमाणिक आख्यान प्रस्तुत किया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासा जगाने की कोशिश की है। इसके रचनाकार जो है निबंध के गुनाकर मुरे जी हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6ठा अध्याय जो है बहादुर कहानी है, जिसके रचनाकार अमरकांत हैं। तो अमरकांत जो हैं कहानीकार हैं, कथाकार हैं, आपको पता होना चाहिए।
तो इनका जो जन्म है 1925 ईस्वी में नागरा बलिया जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जिजीविका को बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। इनकी प्रमुख रचना है जिंदगी और जोक, मौत का नगर, आकाश पक्षी, कारे उजले दिन, बीच की दीवार आदि। 2007 में इन्हें हथियारों से के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमरकांत को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था या किस पुस्तक के लिए दिया गया था। तो आपको चीज़ें को ध्यान में रखना है। तो आप लोग नोट्स जो दिया जाएगा 2-4 बार अध्ययन कीजिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सके। अमरकांत जी द्वारा लिखा जो कहानी है बहादुर, एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए जाने वाले अत्यंत कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न जो रिश्तेदारों के घर जो नौकरों द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काज करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू काज करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। इसके रचनाकार अमरकांत हैं। यानी इस कहानी में दिखाया गया है कि बड़े लोगों को जो देखा हिस्ट्री में छोटे लोग जो मध्य वर्ग के हैं एक नौकर रखते हैं, उससे पहले अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन बाद में उससे को मारपीट तक कर देते हैं, जिससे वो भावना को ठेस पहुंचता है बहादुर का और वो चला जाता है। उसके बाद ये लोगों को पता चलता है कि वो कितना काम करते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 7वां अध्याय है परंपरा का मूल्यांकन। यानी जो परंपरा है उसका मूल्यांकन इसमें किया गया है। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सानी में 1912 में हुआ। ये भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उनका निधन 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद आदि। निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए इन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत जो निबंध परंपरा का मूल्यांकन से दिया गया है। प्रस्तुत निबंध में समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है। यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। यानी इसमें निबंध में परंपरा का जो मूल्यांकन किया गया है, जो साहित्य है, समाज है, उसके रिश्तों को दिखाया गया है, सैद्धांतिक रूप को दिखाया गया है। तो इसके रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। आपको पता होना चाहिए एक आलोचक हैं। 8वां है जित जित मैं निखरत हूँ। जित जित मैं निखरत हूँ ये बातचीत का अंश है। इसके रचनाकार पंडित बिरजू महाराज हैं। बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी को लखनऊ में तथा मृत्यु 2022 में हुआ। इनका संबंध कथक नृत्य से था। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग शिष्या मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादिका रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है। यानी जब उसकी शिष्या रश्मि वाजपेयी रहती है, महाराज यानी बिरजू महाराज से बातचीत करते हैं, उसी का ये अंश है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है और पाठ के क्रूरास्था अंतापाठ उन्हीं की 2 काव्य रचनाओं के हैं। यानी जो कविता इसमें लगाया गया है छोटी पंक्ति उन्हीं की रचनाओं का है। तो यहाँ देख सकते हैं बातचीत पंडित बिरजू महाराज का है।
इसमें उनसे जो है संवाद किया गया है, पूछा जाता है शादी कब हुई, कितने वर्ष में आप जो है कथक नृत्य करने लगे, ये सारे प्रश्न पूछा जाता है और उनके जीवन के विविध पक्षों को उजागर किया जाता है। इसमें इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं अगले बिंदु को। 9वां अध्याय है आभिनय। अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। प्रमुख कृतियाँ शहर अभिसंभावना है, एक पतंग अनंत में, समय से बाहर आदि। प्रस्तुत निबंध अभिनय नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से ली गई है। यानी इसमें जो है कविता के अंश भी दिखते हैं और गद्य में लिखा गया है। इसमें गद्य की रचनाएं एवं कविताएं दोनों रूपों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। अभिनय दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहां लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गई। इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद्ध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती है। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती, उसकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यानी इसमें अशोक वाजपेयी ने दिखाया है कि कहीं भी कविता रचा जा सकता है, लेकिन उसमें जो भी कविताएं वहाँ रचता है उसका परिवेश क्या है ये समाहित हो जाता है उस कविता में या रचना में, और उसका मानसिक जो है स्तर पे सोच क्या है, ये सारी चीज़ों का जो है उनकी रचनाओं में जो है छाप दिखाई देता है। तो यही चीज़ दिखाने का प्रयास किया है रचनाकार ने। चलिए अगले अध्याय को हम लोग देखते हैं। अगला अध्याय है मछली। ये कहानी है विनोद कुमार शुक्ला का। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। प्रस्तुत कहानी महाविद्यालय कहानी संकलन से दिया गया है। यानी उनकी एक कहानी संकलन है महाविद्यालय, उसी से ये कहानी लिखा गया है मछली कहानी। चलिए मछली कहानी के सारांश को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिखाया गया है। ये कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई और उसमें एक किशोर की वयः संधि कारण स्मृतियों, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन, यथार्थ और संबंधों को अवलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। रचनाएं जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। बूंदी बूंदी शुरू होते हैं दोनों भाइयों दौड़ते हुए गड्ढे में घुस गई, इसलिए कि मछलियाँ पानी बिना झोरे में ही मर न जाए। भाइयों की इच्छा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर कुएं में डाल बड़ा करेंगे। संतू ठंड से कांपने लगा था। दोनों ने नहान घर में घुसकर अपनी अपनी कमीज चोरी। संतू मछली छूने से डर रहा था। नरेन मछली की आंखों में अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी ने कहा था कि मछली की आंख में अपनी परछाई नहीं देखती। संतू से ना बना तो नरेन ने खुद देखा, किंतु पता ही नहीं चला कि अपनी परछाई भी थी या मछली की आंखों का रंग। पता चला कि दीदी सो रही है, माँ इधर उधर मसाला पीस रही है। भाइयों का मन छोटा हो गया, आज ही बनेगी। इतने में भग्गू आया और मछलियाँ ले गया। मछली पालने के उत्साह ठंडा पड़ गया। दोनों कमरे में गए। दीदी लेटी हुई थी, कीड़े कपड़े में देख नाराज हुई। संतू को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। नरेन को भी धूल कपड़े पहनने को कहा, यानी धुले कपड़े पहनने को कहा। दीदी ने ही संतू के बाल पोछे झाड़े। भग्गू मछलियाँ काटने में लगा कि संतू एक मछली लेकर भागा। भग्गू दौड़ा। नरेन कमरे में गया। दीदी सिसक कर रो रही थी, शरीर सिहर रहा था। उधर भग्गू संतू से मछली छीनने में लगा था और इधर घर में पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दीदी सिसक रही थी, शायद पिताजी ने दीदी को मारा था। पिताजी नरेन को घर में आने से रोकने को भग्गू से कह रहे थे। संतू सहमा खड़ा था। दीदी के सावरे बाल बिखर गए थे। नरेन नहान घर में गया, बाल्टी उलट दी। उसे लगा कि पूरे घर में मछली की गंध आ रही है। ये जो कहानी है मध्यवर्गीय जो बच्चा का स्थिति है
उसमें दिखाया गया है कैसे जो है बच्चा की स्थिति बदलता है, मानव स्थिति को दिखाने का प्रयास किया गया है और एक परिवार का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो आप लोग अगर कहानी या कविता को पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे शीर्षक जो है वो डाल दीजिएगा, पूरा कहानी या कविता आ जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। क्योंकि हम लोग जो है परीक्षा की दृष्टि से इसे पढ़ रहे हैं ताकि परीक्षा में प्रश्न यहीं से बन सके तो उसका जवाब दे सकें। क्योंकि पूछा जा सकता है न जाने किस कहानी के पात्र हैं, तो मछली कहानी के पात्र हैं, इस तरीक़ा से पूछा जा सकता है। तो मैंने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे स्कोर कर सकें। क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है, वरना हम लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़ सकते थे, लेकिन समय कम होने के कारण हम लोग जो है उसके समरी को देख रहे हैं, एग्जाम के व्यू से देख रहे हैं। 11वां अध्याय है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत में जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक भारतरत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियाँ, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना आदि गहरी जीवन अनुराग और समन्वय के साथ प्रकट हुए हैं। इसके जो रचनाकार हैं यतीन्द्र मिश्र हैं। PDF में जो है उनका जीवन परिचय दे दिया जाएगा, अभी टाइपिंग में छूट गया है। 12वां अध्याय है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, जिसके रचनाकार महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म सभी को पता है 1869 में पोरबंदर गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था। 1948 में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की। इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि। अब जो है शिक्षा, इसमें क्या दिखाने का प्रयास किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो है शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों और अग्रलेखों से संरक्षित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत है। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरीह सांस्कृतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण जो दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों में जुड़ी हुई है। तो इसके जो रचनाकार है महात्मा गांधी है। तो मैंने जो है गद्य खंड जो है वर्ग 10वां का जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें उम्मीद नहीं आशा है कि ये जो है आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछेंगे तो आप लोग अच्छे से जवाब दे सकेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अब इससे संबंधित जो MCQ है उसको देख लेते हैं। आप लोग उसमें पुनः निवेदन है कि आप लोग समय निकाल कर समय को मैनेज करें और स्टडी पर पूरा फोकस करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप जब सफल होइएगा तभी हम सफल होंगे। तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अपने लिए मेहनत कर सकते हैं। तो आप लोग से पुनः निवेदन है कि आप लोग जो है समय निकाल कर जो नोट्स दिया गया है उसका स्टडी करें, किताब जो बताया गया है उसका स्टडी करें और चीज़ें को अच्छे से देखें, समझें, ताकि आपको परीक्षा में सहूलियत और आसानी हो प्रश्नों को सोल्व करने में। कोई भी प्रश्न अगर दिया जाता है तो उसको 1-2 बार पढ़ें ताकि अर्थ समझ में आ सके, उसके बाद उसका आंसर देने का प्रयास करें। चलिए हम लोग MCQ को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, धीरज से रेसा रेसा झिरते हुए, सिरा सिरा छिरते हुए, प्रतीक्षारत है पत्थर। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? आपको बतानी है ये पंक्तियाँ किसकी है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। अशोक वाजपेयी जो अपनी रचना लिखे हैं उसी में ये पंक्तियों को जो है संग्रहित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रामविलास शर्मा को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। निराला की शहीद साधना जो जीवनी था उसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, संतू और भग्गू किस कहानी के पात्र हैं? देखिए प्रश्न दिखाई दे दिया। संतू और जो भग्गू हैं वो किस कहानी के पात्र हैं, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, मछली कहानी के पात्र हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा जो कहानी है, निम्नलिखित में से अमरकांत की रचना नहीं है। बताना है ये प्रश्न का कि निम्नलिखित में से जो अमरकांत की रचना कौन सी नहीं है। मैंने यहाँ 4 विकल्पों को समाहित किया है, क्योंकि इस बार जो है 4 ही विकल्प पूछा जाएगा और नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। तो आप लोग सोच समझ कर प्रश्नों को बनाइएगा ताकि आप लोगों का स्कोरिंग अच्छा हो सके। तो आप लोग को 4 विकल्प मिलेगा, तो 4 विकल्प के अनुकूल ही हमने यहाँ चीज़ें को समाहित किया है।
तो चौथा प्रश्न का जो सही आंसर है आप लोग को बताना है क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। तीसरी कसम जो है फणिस्पंदनाथ रेणु की रचना है। बाकी तीनों जिंदगी और जोग, डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन, तीनों जो है अमरकांत की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? उपयुक्त पंक्तियाँ किस कहानी से दिया गया है? ये जो पंक्तियाँ हैं वो किस कहानी से दिया गया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो ऊपर पढ़ाया जा चुका है निर्मला और बहादुर जो है बहादुर कहानी से संबंधित है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते हैं सेंध पर हाजिर। उपयुक्त पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से दिया गया है? ये जो पंक्तियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से दिया गया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। आधा गांव हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ये जो है राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। चलिए आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। उपयुक्त कथन किस कहानी से दिया गया है? ये जो कहानी से कौन से कहानी से दिया गया है पंक्ति आपको बताना है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। 20 के रात जो नरेंद्र बिचन शर्मा की रचना है उसी से दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। नरेंद्र बिचन शर्मा की रचना है साहित्य का इतिहास दर्शन। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हिंदी साधारण जनता की भाषा है। जनता के लिए उसका जन्म हुआ था और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज बनाए रहेगी, जनचित में आत्मबल का संचार करती रहेगी, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पड़ी है। वह किसी राज्य शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है। अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। उपयुक्त कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू और टॉपिक था आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। क्योंकि ये जो टॉपिक बताया गया है परीक्षा की दृष्टि से बताया गया है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पुस्तक से प्रश्नों पूछा जा सकता है, तो मैंने इसे ज़रूरी समझा और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो आप लोग जो है इसका कितना अध्ययन कर पाते हैं जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात है कि आप लोग जो है समय निकाल कर नोट्स का अध्ययन करें ताकि चीज़ें को आराम से समझ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा अध्ययन कीजिएगा उतना ही फायदा करेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय को मैनेज कीजिए। पर्व त्यौहार में आप लोग फंसे नहीं रहिए, समय निकाल कर जो है पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका असली दिवाली नौकरी जब लग जाएगी तब मनेगा। क्योंकि जीवन में जो है सफलता है मनुष्य का लक्ष्य होता है, तो आप लोगों को सफलता मिलनी चाहिए, यही हमारी चाहत है। तो आप लोग जो है मेहनत करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। मैंने एग्जाम की दृष्टि से ये चीज़ों को बनाया है। अगर कहीं जो छूटा हुआ है उसको हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे, एनसीईआरटी को भी प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है। कल परसों तक हो सकता है ग्रहमी बरहमी खत्म करते, उसके बाद व्याकरण वाले सेक्शन को देखेंगे। हो सकता है 17 तारीख तक या 17-18 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो जल्दी से करवा दें, क्योंकि आपको जो जितना अभी तक क्लास हुआ है, जितना क्लास होगा, सारा का PDF आपको प्रदान कर दिया जाएगा। मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आप लोग जो है 249 रुपये का जो है फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मैं आपको उसी व्हाट्सएप पे PDF प्रोवाइड करवा सकूं। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें पेमेंट करके, ताकि
आप जो है ससमय PDF को पढ़ सकें और परीक्षा में जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आप लोग जल्दी से जो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं करवा दें। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो है दुगने उत्साह के साथ आप लोगों के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता रहूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।